हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। और आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर में कैसे और यूरोपियन पावर कंपैरिजन में ब्रिटिश ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। जब आपका कर्नाटिक वॉर जो एंड हुआ था तो उस लास्ट में फिर फ्रेंच भी वीकेंड हो गए थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश। और उसके बाद से ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट बढ़ता गया इंडिया में। तो वो इंडिया कैसा था, क्यों ऐसा फेवरेबल कंडीशन क्या थी जो कि ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट में हेल्प की, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे सारे। तो पहला तो हम देखते हैं कि उस समय सबसे बड़ी क्या थी अंपायर, मुगल अंपायर थी। तो मुगल अंपायर जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। तो वो एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की किसको, ब्रिटिशर्स को। तो देखते हैं डिक्लाइन का क्या रीज़न था मुगल अंपायर के का। तो वो देखेंगे औरंगजेब का जो रूल था वो 1777 में एंड हो गया। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल अंपायर। इसके बाद से एक्सपेंशन बंद हो गया मुगल अंपायर का बिल्कुल भी, और डिक्लाइन में चला गया मुगल अंपायर। तो इस कौन कौन से औरंगजेब के बाद कौन कौन से सक्सेसर आए। तो एक तो बहादुर शाह फर्स्ट आया, बहादुर शाह फर्स्ट। फिर ही वॉज फॉलोड बाय मोहम्मद जहांदर शाह। ही वॉज फॉलोड बाय जहांदर शाह। Was followed by Farooq Siyar, and then he was followed by Muhammad Shah. And Muhammad Shah was called Rangila because he was not much involved in the political एक्टिविटीज़। वो मुगल पावर को ग्रो करने में इन्वॉल्व नहीं थे, वो आर्टिस्टिक वो में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इनको मतलब रूल से कोई मतलब नहीं था, रंगीला इसलिए बोलते थे इनको कि पावर का क्वेस्ट में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर फारूक सियार जो थे, तो ये इस समय देखते हैं कि ये कौन से इवेंट थे जो कि ब्रिटिश को फेवर कर रहे थे। तो पहला तो इवेंट ये था एक कि 1717 में ही इशूड फरमान। फरमान किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स के लिए जो फरमान था तो उसमें इनको क्या प्रोवाइड करते, दस्तक प्रोवाइड करते थे। दस्तक किस लिए था कि फ्री ट्रेड कर सकते थे। ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती, फ्री ट्रेड कर सकती थी। और जो फ्री ट्रेड होता था तो उसमें इनको कस्टम नहीं देना पड़ता था। तो ये जो क्या किया, ब्रिटिशर्स को स्ट्रांग बनाया, किससे, ईआईसी को बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता गया। तो इसमें और भी जो ईआईसी के जो वो थे जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो उसके मेंबर जो ईआईसी के और ब्रिटिशर्स आते थे, वो प्राइवेट कैपेसिटी में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उसमें ये कस्टम नहीं था। बट लेकिन वो बाईपास करते थे इस रूल को कि वो तो ये करप्ट भी होते थे। ये जो इनके मेंबर्स होते थे ना, ब्रिटिशर्स जो होते थे, वो ऑफिशियल्स, वो करप्ट प्रैक्टिसेस भी करने लग गए थे। तो इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है किसका, मुगल का जो वो इरोड हो रहा है ना टैक्स। तो ये भी एक रीज़न बन गया उनके इकोनॉमिक डिक्लाइन का। फिर उसके बाद इनके आने के बाद से क्या हुआ, जब ये बहुत वीक हो गया रूलर, तो मुगल में क्या होते थे, दो इम्पोर्टेंट आपके सूबेदार और दीवान। दे वेर टू इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। सूबेदार किस लिए होते थे, दे लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे वो। और दीवान किस लिए होते थे, दीवान लुक्ड आफ्टर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इनका देखते थे वो। तो जो सूबेदार थे ना, वो इन्फ्लुएंस को देख पा रहे थे कि वीक हो रहा है इनका जो जो दूर है ना, सेंटर से जो दूर है, दिल्ली से जो दूर थे ना रीजन्स, उसमें इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था मुगल रूलर का। दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन अंपायर, ओन ओन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने लग गए। तो ये किसके अंडर में थे, ये सूबेदार थे, डिफरेंट सूबेदार थे, डिफरेंट स्टेट्स बना रहे थे। जैसे कि ये हैदराबाद है, तो निजामुल मुल्क फाउंडेड हैदराबाद। फिर बंगाल है, बंगाल भी ऐसे ही, अवध। पंजाब, पंजाब क्या, सिख के अटैक से पंजाब भी अलग हो गया। तो ऐसे करके क्या क्या धीरे धीरे
ये सारे रीजन जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते गए। किसके रीजन में? ये इसके बाद से स्टार्ट हो गए, जब मोहम्मद शाह के आने के बाद से। तो वीक, एक तो टेरिटरी भी कम होते जा रही है, इकोनॉमिकली वो वीक होते जा रहे हैं। और क्या हुआ था, मराठा के साथ के जो लड़ाइयाँ होती थी ना, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक जब आते आते क्या हुआ कि इनका रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। एक तो मराठास ने कहीं कहीं कब्जा कर लिया था किसी किसी रीजन में, वो भी फ्रेगमेंटेशन हुआ। उसके साथ साथ जब ये जो मराठा कॉन्क्वेस्ट से इनकी आर्मी भी वीक हो गई। और जो फाइनल जो हुआ था ना अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन में, कौन सा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें दो मुगल वेयर द विनर। बट क्या हुआ इसमें, वन द बैटल, बट इसमें बहुत ज़्यादा इनकी वो होगी, क्षति होगी किसकी, आर्मी की। आर्मी और ट्रेजर दोनों बहुत वीक हो गए। और एक तो नादिर शाह का जो इन्वेजन था ना 1738-39 में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि इनका पूरा लूट किया था, लूट करके ट्रेजरी भी खाली कर दी थी और प्लंडर हो गया था। लूट एंड प्लंडर से मुगल एम्पायर जो है पूरे तरीके से तहस नहस हो गया था इस समय। तो ये क्या, मुगल अभी वीक है, तो ब्रिटिश का अराइवल है, ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट में ये बहुत हेल्पफुल रहा, ये कंडीशन फेवरेबल बनाया ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट में। तो वीक रूलर्स के बारे में देख लेते हैं, मुगल्स के जो थे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहादुर शाह वन एडॉप्टेड पैसिफिक पॉलिसी बट फेस रिवोल्ट्स। अब ये क्या कर रहे थे, जैसे कि इनका एक्टिव मतलब वॉर वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, तो पैसिव जो होता है ना पॉलिसी, वो फेस यूज कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ये पैसिव होगा, पैसिव पॉलिसी था। तो इससे क्या हो रहा था, इनकी वीकनेस बाहर आ रही थी, तो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। क्या, जैसे कि बंदा बहादुर ने अटैक किया था इनके खिलाफ। फिर इसके बाद ऐसे करके जो सिख आपको बताया ना, इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था बाद में पंजाब। तो फिर जहांगीर शाह जो थे, और उनके तो इंटरनल, वो भी डिस्कस करते हैं हम, इंटरनल डिसेंट थे इनके उसमें रूल में। मतलब इंटरनल डिसेंट इनके जो सूबेदार थे उनसे इनकी वो नहीं सही बन रही थी तालमेल। और जो इनके जो हेरिडिटरी जो वो थे ना, जो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि कौन नेक्स्ट रूलर होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। फिर मोहम्मद शाह जो रंगीला था, ये नादिर शाह ने इसको तो हरा के और क्या कहते हैं इम्प्रिजमेंट कर दिया था। तो ये क्या था, वीक रूल का कंटिन्यूएशन हो गया। फिर सक्सेसिव जो अहमद शाह बहादुर और आलमगीर जो थे, उनको क्या चैलेंज मिले, इन्वेजन और इनकॉम्पिटेंस। उनके बहुत सारे इन्वेजन होने लगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वो लोग इनकॉम्पिटेंट हो गए। फिर हम देखेंगे आगे शाह आलम के समय में एक पिवटल वो हुआ था, जो कि बैटल्स हुए थे, कौन से, पानीपत और बक्सर। तो इसमें इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ और ब्रिटिश डोमिनेंस होगी। तो ये पानीपत और बक्सर जो है ना, इंपॉर्टेंट आपके वो बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो इनको एक बार हम डिस्कस करते हैं वो उसमें, इसको डिटेल में हम देखेंगे आगे। तो आप देख सकते हो कि मुगल का जो एम्पायर है अभी इस रीजन में पूरा, ये बंगाल तक, ये लेटर मुगल के पीरियड में हो गया। तो ये डिक्लाइन हो गया। पहले ये बंगाल रीजन तक था पूरा, और नीचे ये बंगाल और उड़ीसा जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। दिस शोज द डिक्लाइंड मुगल रीजन। ये रीजन आप देख सकते हो। फिर बाद में आपका जो ये पंजाब रीजन है वो भी अलग हो गया। लाहौर तक पंजाब रीजन जो है उसको अलग कर दिया, किसने, सिख रूलर्स ने। फिर ऐसे करके मुगल जो है वो डिक्लाइन होने लग गए। हाँ, और फिर क्या देखते हैं, लेटर मुगल जो थे, मतलब उसके बाद, उनके बाद में जब बक्सर के बाद है, तो अकबर शाह टू एंड बहादुर शाह टू विटनेस फर्दर इरोजन ऑफ मुगल अथॉरिटी। धीरे धीरे और ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। अकबर अकबर शाह इम्पोर्टेंट है। अकबर टू जो है, ही गेव द टाइटल, कौन सा, आपको जो राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय को इन्होंने ही टाइटल दिया था। तो हम देखेंगे कि अकबर शाह टू जो थे, उन्होंने क्या दिया था, ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ, अकबर टू बोलते हैं इनको, ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। और क्योंकि उनको इम्प्रेस होके
फिर उसके बाद भी जो बहादुर शाह टूज डिक्लेरेशन एम्पायर ऑफ इंडिया, इनकी कब हुआ था 1857 में। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जब ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द इंडियन स्ट्रेटजी और रिवोल्ट जब ओवर हुआ तो उन्होंने बहादुर शाह सेकेंड को क्या किया, भेज दिया इम्प्रिजमेंट में, कहाँ पे, बर्मा। बर्मा भेज दिया और इनकी जो फैमिली थी उनको डिस्ट्रॉय, इनके जो लेटर जो सन या फिर उनके जो वो थे ग्रैंडसन थे उन सबको मार दिया था। कहाँ पे, दिल्ली गेट के पास, तो खूनी दरवाज़ा बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे इनको मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो फिर ये क्या हो गया, एंड हो गया किसका, मुगल एम्पायर का कम्प्लीटली, क्योंकि जब उसके बच्चे ही नहीं बचे आगे कंटिन्यू करने के लिए ब्लड लाइन, तो उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया था उसने। तो इनके इसके बाद यही मतलब मुगल का जो एंड हो गया वहाँ तक देख लिया आपने। 1857 के बाद से फिर क्या आ गया, ब्रिटिश एम्पायर आ गया कम्प्लीटली। तो इनको आप देखते हैं, जो जो भी मैंने डिस्कशन किया है ना अभी तक, उसको आपको मैं थोड़ा उसमें बताऊंगा डिटेल में कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो रीजनल स्टेट्स हैं उनका कैसे राइज हुआ। तो जैसे हैदराबाद है, तो हैदराबाद जैसे मैंने आपको बताया था क्या, कि फाउंडेड बाय किलीज खान। किलीज खान मैंने आपको बताया था निज़ामुल मुल्क, उसको ही इज ऑल्सो नोन एज निज़ामुल मुल्क। जो किलीज खान उसका पहला नाम था, लेटर जब उसने हैदराबाद बनाया तो उसको बोलते थे निज़ामुल मुल्क। फिर उसके आफ्टर किसको उसने मुगल वायसराय को जो डेक्कन के थे उनको डिफीट करके वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया था। और इसको क्या मिला था, आसफ जा का वो मिला, टाइटल मिला था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता है कब हुआ है, ये 1724 में। तो ये जो हैदराबाद के बाद अब अवध आते हैं, तो अवध सादत खान ने बनाया था। इसको बोलते थे बहरान उल मुल्क, बहरान उल मुल्क। प्रेशर फ्रॉम नादिर शाह। नादिर शाह का क्या हुआ था, अब इन्वेजन हुआ था, फिर क्या हुआ, सफदरजंग ने नवाब अवध को, इसने सफदरजंग को रिप्लेस करके क्या बना था, ये नवाब सादत खान। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। बंगाल जो था ये इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये मुर्शीद कुली खान ने बनाया था और लेटर अली वर्दी खान। तो ये जो सक्सेशन हुए थे ना, मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के बाद क्या आया, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, और वहीं से आया था आपका सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद फिर देखते हैं कि इवेंट देखेंगे आगे क्या हुआ था। फिर इनिशियली ये जो था ना मैसूर, मैसूर अलग ये है, इसको भी देखते हैं। ये जो कर्नाटका में मैसूर रीजन है, तो ये वॉडेयर किंग्स के अंडर था, जो हिंदू रूलर थे। फिर बाद में क्या हुआ, हैदर अली को क्या हुआ, पावर मिली। हैदर अली एज्यूम पावर एंड एंगेज। ये ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट जो था उसको समझ रहे थे, उसको ये क्या करते थे, मतलब वहाँ पे स्प्रेड को रोकते थे। और ही ऑल्सो सक्सीडेड इन मैनी ऑफ द बैटल्स, जो बैटल हुए थे फिर आप देखोगे आगे जाके, मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे, तो पहला वाला सक्सीड भी किया, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे कंसिक्वेंटली ब्रिटिशर्स जो है बार बार अटैक करने लगे, और जो लोकल रूलर थे उनको उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, जैसे कि मराठा को और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है इनको इन्वॉल्व करके फिर ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया फाइनली। तो ये भी एक रीजन जो था वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट जो था डेवलप हो रहा था, कहाँ पे, आपका मैसूर में। फिर लास्ट में जो हैदर अली थे, वो ही वाज सक्सीडेड बाय टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने भी अपना कॉन्क्वेस्ट जो वो रखा ब्रिटिश के खिलाफ, वो जारी रखा अपना वॉर, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया टीपू सुल्तान को। और फिर क्या किया था, जो वॉडेयर किंग है ना, इन्हीं का जो वो था सक्सेसर था, तो उसको बना दिया वहाँ का एक पपेट किंग बना दिया, पपेट किंग बना के, और उसको सब्सिडरी अलायंस के अंडर में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ले लिया था। मतलब ब्रिटिश एम्पायर से प्रिंसली स्टेट बना दिया और सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। तो एक तरीके से ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया, कहाँ पे, मैसूर में। तो ये स्टोरी होगी किसकी, मैसूर जो स्टेट है उसकी। तो आप इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो अगर कि टीपू सुल्तान का जो राइज है, या फिर ये आपका जो हैदर अली की जो कॉन्क्वेस्ट है, या फिर ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो साइंटिफिक वो हुए थे ना, डेवलपमेंट हुए थे टीपू सुल्तान के टाइम में, तो वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि थोड़े बहुत उनका जो क्या फॉरवर्ड लुकिंग थे, तो वो व्यूज़ जो है वो भी आप थोड़ा देख सकते हैं। फिर केरला में क्या हुआ था, इन्होंने सोवरेन स्टेट बना दिया किसके अंदर, मार्तंड
वर्मा के अंदर। तो अब देख रहे हो कि सारे छोटे स्टेट्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे इस समय में। तो कंसोलिडेटेड पावर अब कोई एक नहीं है, मतलब मुगल ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे छोटे स्टेट्स बन गए। तो छोटे स्टेट्स को हैंडल करने के ब्रिटिश क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उनकी। तो वो जो अदर स्टेट्स थे ना, उनके इंटरेस्ट या उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उनका फायदा उठा के, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, मैसूर में क्या किया इन्होंने, मराठा और हैदराबाद से वो लेके हेल्प लेके डिफीट कर दिया किसको, टीपू सुल्तान को। तो ऐसे ऐसे ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्टिंग से ही करने लग गए। तो ऐसे इनका कॉन्क्वेस्ट जो था वो सक्सेसफुल होता गया धीरे धीरे। तो ये छोटे स्टेट्स बन रहे हैं तो इनके लिए बेनिफिशियल हो गया ये। फिर वही क्या किया, जैसे ये गोकुला है, लेट द फर्स्ट रिबेलियन मराठा मथुरा, और चूरामन और बहादुर सिंह स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ भरतपुर। तो भरतपुर किंगडम कहाँ बना था, मथुरा रीजन में बन गया था वहां पे। और सूरजमल एक्सपेंडेड टेरिटरीज बट पोस्ट हिज रेन द जाट स्टेट फ्रेगमेंटेड। फिर हालांकि ये बढ़ा उस समय, फिर बाद में क्या हुआ, जब कोई एक स्ट्रांग आता था, जैसे इनके जो छोटे स्टेट्स होते थे, इनके केसेस ये होते थे कि कोई जो स्ट्रांग रूलर आया, स्ट्रांग कोई लोकल लीडर है, तो उसने तो एक स्टेट फाउंड कर दिया, लेकिन बाद में जो सक्सेसर होते थे या तो वो वीक होते थे, या फिर वो ब्रिटिशर्स के उसमें आ जाते थे, इन्फ्लुएंस में आते थे। तो वो धीरे धीरे फिर फ्रेगमेंट हो जाते थे, डिक्लाइन हो जाते थे। तो ये सक्सेसिव जो वो होते थे ना, कॉन्क्वेस्ट, वो नहीं हो पा रहा था इनका। तो इसलिए ये क्या, ये जो जितने भी स्टेट बने ना लेटर मुगल पीरियड में, उनकी सबकी यही वो थी, स्टोरी थी। तो आपको जितना कोई भी स्टेट बड़ा नहीं बन पाया, कंसोलिडेट नहीं हो पाया, तो रीज़न यही था कि उनके जो सक्सेसिव रूलर होते थे ना, वीक होते आते थे, या फिर ब्रिटिश का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो काम करने लग गया था अच्छे से। सिक्स भी इम्पोर्टेंट थे। अभी बताया कि मुगल जो पंजाब रीजन है वो सिक्स सिक्स वहाँ पे क्या करने लगे थे, अटैक करने लगे थे, और उससे क्या हो रहा था, मुगल्स को तो नुकसान हो रहा था। तो इनमें गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था, वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के समय दे वर पावरफुल, तो उस समय वो उन्होंने किया था। फिर बाद में क्या हुआ, इससे सिक्स जो एजिटेट हुए, बंदा बहादुर ने क्या किया, सिख सिख को वो किया, बैटल किया अगेंस्ट द मुगल, लेकिन ही वाज आल्सो किल्ड। रंजीत सिंह जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ही स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम इन पंजाब। पंजाब में इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम बनाया। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो वो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आप देख, ये सब डेट आपको थोड़ा सा देख के चला। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ना 1809 में, तो ये मतलब अभी तो जब हम कर रहे हैं ना इन स्टेट्स को, तो इन स्टेट्स की डेवलपमेंट हम आगे तक देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो ये क्योंकि लैंडमार्क है तो ये भी देख लेंगे। तो मेट काल्फे ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, और इन्होंने उनके साथ डील की थी, किसके साथ, सिख्स के साथ। तो मतलब जो सिख जो थे वो ब्रिटिशर्स के उसमें थे, मतलब उनके साथ मिलके अपना रूल कर रहे थे। वो उनके अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई थी, और वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से अपना रूल कर रहे थे। तो आर्मी में भी रिप्रेजेंटेशन था सिख का और इसका। तो इनके आपस में सही वो बन गए थे, रिलेशन बन गए थे। फिर उसके बाद क्या था, द मराठास। मराठास में क्या, इसमें पेशवास आए। पेशवास के बाद उनके सक्सेसिव क्या हुए थे, मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो उसमें मराठास जो थे ना, तो उनके वॉर टैक्टिक्स वगैरह सब सही थे। और रीजनल जो पावर थी ना, रीजन में किसी किसी रीजन में अच्छी जगह पे वो इस्टेब्लिश होते थे, लेकिन कंसोलिडेट नहीं हो पाया शिवाजी महाराज के बाद से। उसके बाद से जब जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ना, वो क्या, बहुत एक फाइनल ब्लो था टू द मराठा किंगडम। उसके बाद वो डिक्लाइन ही रहा, मतलब बहुत कम रीजन में रह गए उनके छोटे छोटे। फिर इधर आप देख सकते हो 57 तक कुछ मराठा थे जो कि पार्ट ले रहे थे, बाकी कोई ऐसा इनका सिग्निफिकेंट फिर रोल नहीं बचा उसके बाद से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से। सेम वही आपका रोहिलखंड और फर्रुखाबाद जो है, तो ये डिफरेंट हो गया था। किसने, ये मोहम्मद खान बंगश, मतलब जो मुगल टुवर्ड्स द अफगान थे, तो उस रीजन में, मतलब रोहिलखंड से लेके फर्रुखाबाद तक, ये जो रीजन था ना टुवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, उधर किसने वो कर लिया था, अफगान रूलर था क्या, मोहम्मद खान बंगश। उसने अलग वो रीजन बना दिया था। और इंडिया में क्या कहता है, मुगल अथॉरिटी अब पूरी तरीके से क्या फ्रेगमेंट हो गई है और चैलेंज है। तो ब्रिटिश जो पावर आ रही है उसको क्या मिला, एक बढ़िया कंडीशन मिली, किसके लिए, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के लिए।
तो ये जो आप डेवलपमेंट जितने भी देखे, तो इसको हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया कि वो आगे सक्सीड हुए। तो इनके क्या वो थे, एक तो ब्रिटिशर्स जो आते थे तो उनके पास क्या होती थी, एडवांस मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती थी, प्रोफेशनल आर्मी होती थी, मतलब ट्रेंड फॉर द वॉर। बाकी जगह पे देवर प्रेजेंट्स हुए कोई वॉर कंडीशन आई तो जितने भी लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, कुछ भी, ये सब आ जाते थे किसके लिए, वॉर में पार्ट लेने के लिए। तो एक रेगुलर जो कैवलरी मेंटेन होती थी, आर्मी मेंटेन होती थी मुगल के रूल में, वो मेंटेन नहीं हो पाती थी क्या इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। तो वो क्या हो रहा था, प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी उनके पास जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे। तो ब्रिटिशर्स के पास प्रोफेशनल आर्मी थी तो उनसे लड़ना मुश्किल होता था। और इनको एक प्रॉपर ब्रिटिश प्रोफेशनल आर्मी क्यों थी, क्योंकि इनको एक परमानेंट रेगुलर सैलरी पे रखा जाता था, और जो प्रमोशंस होती थी मेरिट बेस्ड होती थी, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के ऊपर नहीं होती थी, मेरिट के ऊपर होती थी। तो आर्मी स्ट्रांग थी। और क्या था इनका फोकस, किस पे था कि हमें वॉर जो करना है, तो मतलब ऐसे करना है वॉर कि हमारा जो फाइनेंशियल लॉस हो ना हो, क्योंकि ये क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कभी भी ये नहीं चाहती, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मुगल्स ने वॉर जीत लिया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बट वो उनका क्या हो गया, ट्रेजरी जो थी वो डिक्लाइन हो गई बिल्कुल। तो ट्रेजरी भी को ये जो फाइनेंशियल जो कॉस्ट होती थी वॉर की, उसको बैलेंस करके चलते थे। या तो ये वॉर में अगर कभी जीत गए तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट किससे लेते थे, जो हार, जैसे कि आपको बताया था अभी अवध, उससे टिप्पू सुल्तान से जो इनकी वॉर हुई, सेकेंड वॉर के बाद से इन्होंने क्या लिया था वहां से, उन्होंने वहां से उनसे वो ले लिए थे, वॉर के जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो जो डैमेजेस थे उसकी कॉस्ट ली थी। तो ऐसे करके ये अपना मेंटेन रखते थे सेटिस्फैक्शन। क्या शेयर होल्डर्स, जो ईआईसी जो है वो क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी है इंग्लैंड बेस्ड, तो उनके जो शेयर होल्डर थे तो उससे ये सेटिस्फाइड रहते थे कि फाइनेंशियल लॉसेस हमारे वैसे नहीं है, मतलब नेट पॉजिटिव चलेगा, तो शेयर होल्डर कभी रोकेंगे नहीं इनके कॉन्क्वेस्ट को, तो ये कल चलता रहेगा। तो जो ब्रिटिश सक्सेस हो रहा था, जो अदर स्टेट्स का तो आपको बता दिया मैंने कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स में क्या क्वालिटी थी, क्योंकि उससे उनका स्प्रेड हो रहा है। और जो फेवरेबल कंडीशंस थे इंडियन स्टेट्स में, वो भी दोनों डिस्कस कर लिया हमने। अभी देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा ब्रिटिश एम्पायर का, तो वो कैसे होगा ये भी देखते हैं। बंगाल का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा था उस समय, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे डच और वो ब्रिटिश और साथ में फ्रेंच तीनों ट्रेड कर रहे थे, तीनों अपना पावर जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाह रहे थे। तो इन तीनों में तो चल ही रहा था। तो आपका जो कर्नाटक वार के बाद क्या हुआ, जब डच चले गए, फ्रेंच वीक हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक अच्छा वो मिला, चांस मिला अपना बंगाल क्वेस्ट को पूरा करने का। तो वहाँ पे बंगाल का क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर क्या थे, ये रीज़न क्या है, उनके वीक जो रूलर थे वो हेल्प करते किसको, ब्रिटिश को एक्सपेंशन में। क्यों, मुर्शिद कुली खान के बाद क्या आए थे, अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान जो है ना, तो इनका कोई अपना बेटा नहीं था, सन, ही हैज नॉट सन। तो इनका अपने जो मैटरनल सन था ना, मैटरनल सन था कौन, ये सिराजुद्दौला। मैटरनल सन को इसने नवाब बना दिया, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया पावर। लेकिन सिराजुद्दौला जो थे, जो ब्रिटिश के एक्टिविटी हो रही थी, आपको पता है फारिक सीआर के समय इनको जो दस्तक वो फरमान मिला था फॉर ट्रेड, तो उसका दस्तक का रॉन्ग गलत यूज हो रहा था। तो इन सब चीजों को ये देख रहा था, इससे ट्रबल था ये। और फिर क्या कर रहे थे, जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी इनकी अलग अलग जगह पे, एक तो फोर्ट विलियम जो ब्रिटिशर्स की थी और फ्रेंच की थी वहाँ पे चंदन नगर में। तो इन दोनों जगह फोर्ट जो थे, इनको ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे इस जगह को, जो इनके फैक्ट्रीज थे ना, फैक्ट्रीज वाले एरिया को फिर वो फोर्टिफिकेशन करके फोर्ट बना रहे थे वहाँ पे। तो ये जो है ना, सिराजुद्दौला ने इसको अपोज किया, मना किया कि ये नहीं करना है। तो फ्रेंच तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे दे कंटिन्यूड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। तो इससे ये क्या हुआ, इरिटेट होके इसने क्या किया, अटैक किया उस पर, फोर्ट विलियम पे। और फोर्ट विलियम को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, और वहां पे एक क्या हुआ था, डार्क होल इंसिडेंट हुआ था। इसने क्या किया था, जो प्रिजन था वो बहुत कम लोगों की कैपेसिटी के लिए था, अराउंड 6 to 7 लोगों के लिए। तो उस प्रिजन में इसने बंद कर दिया कितने ब्रिटिशर्स को, अराउंड 100 से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया। तो ड्यू टू
एक्सट्रीम हीट एंड एग्जॉस्शन, वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी। तो ये एक इंसिडेंट जो है डार्क होल, तो ये क्या करता है, ये जो कंडीशन क्रिएट करता है किसके लिए, एक वॉर के लिए। वॉर के लिए किसके बीच में, जो सिराजुद्दौला है और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ब्रिटिशर्स के बीच में जो वॉर हुई थी, इस बैटल कौन सा था, ये बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो होता था, तो दो सिराजुद्दौला वाज कॉम्पिटेंट, वो कर सकता था वॉर, बट इसके जो बैटल के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्टिक्स यूज करी, इसके जो कोर्ट के जो लोग थे, मेंबर थे, तो उनको अपने साइड ले लिया था। और सबसे मेन जो था वो कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ, जब कमांडर इन चीफ ही आपका वो रहेगा, आपके अगेंस्ट रहेगा, तो आप क्या करोगे, हार ही जाओगे बैटल। तो बैटल तो वाज वन बाय द ब्रिटिशर्स बिफोर द बैटल हैपेंड। तो ये क्या हुआ, मीर जाफर को बना दिया ब्रिटिशर्स ने नवाब। इसके बाद, इस बैटल के बाद से इसको नवाब बनाया। बट मीर जाफर के जो वो थे ना, इनके जो रूल में ब्रिटिश सेटिस्फाइड नहीं थे, इसके इसके कंट्रोल से सेटिस्फाइड नहीं, तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर के बाद बना दिया मीर कासिम। मीर कासिम इसी का सन इन लॉ था, इसको बना दिया नवाब वहां का, इसको रिप्लेस करके। तो मीर कासिम जो था, ही स्टार्टेड, इसका जो मेन इवेंट क्या किया था, मीर कासिम ने क्या किया था, ही शिफ्टेड कैपिटल टू, कैपिटल को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया वो, वहाँ ये बैंक आपको पता है ना, मुंगेर, मुंगेर इन बिहार, वहां पे शिफ्ट कर दिया इसने। ये चाहता था कि ब्रिटिशर्स के जो जो कंट्रोल है ना इस रीजन में, उससे दूर अपना कैपिटल बनाए, ताकि कल को ब्रिटिश, जैसे ये देख रहा है कि ब्रिटिशर्स कैसे किसी भी नवाब को कंट्रोल कर रहे हैं, और नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो चेंज कर दे रहे हैं, तो अपना जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया था इसने मुंगेर में। तो ब्रिटिशर्स को फिर से ये वो होने लग गया, प्रॉब्लम होने लगी इससे, नवाब से। तो उसके बाद ये कंडीशंस बनाएगी किसके लिए, आपके आगे जाके बक्सर का जो बैटल होगा वो उसके लिए बनेगी। फिर अब ये देखेंगे कि जब, जैसे हमने आपको डिस्कस किया कि मीर जाफर को रिमूव करके किसको बना दिया था, मीर कासिम को। तो मीर जाफर को रिमूव क्यों किया था, वो रीजन देखते हैं। तो ये है कि मीर जाफर की जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था किसके साथ, डच के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को वहां से रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कहाँ, बंगाल से। तो ये जब ब्रिटिशर्स को इसकी भनक लगी, तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ बिदारा। बैटल ऑफ बिदारा के बाद जब ये डिफीट हो गया, तो ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब, क्योंकि इनको पता था मीर कासिम हमारे कंट्रोल में रहेगा। बट मीर कासिम वाज विजनरी, वो क्या किया उसने, उसने क्या किया था, अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे, मुंगेर में। आपको बताया मैंने, मुंगेर में शिफ्ट कर दिया था। और ये जो ब्रिटिशर्स के जो इन्फ्लुएंस से दूर जाना चाहता था मुंगेर में, और ये चाहता था, ये आज नहीं कल इनको ब्रिटिशर्स को डिफीट करना चाहता था। तो ये इसके साथ किन के साथ गया, जो तीन वो थे आपके, एक तो मीर कासिम हो गया, ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। फिर उसके बाद नवाब अवध, अवध, और कौन था, मुगल मुगल रूलर कौन था उस समय, मुगल रूलर जो था शाह आलम टू सेकंड। तो ये तीनों मिलके आए थे किससे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर से क्या, बैटल ऑफ बक्सर हुआ वो। बैटल ऑफ बक्सर क्या में क्या हुआ, लीड किया था ब्रिटिशर्स किसने, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने लीड किया। और जो हेक्टर मुनरो था, और ब्रिटिशर्स बहुत अच्छी टैक्टिक यूज करी इन्होंने। और ब्रिटिशर्स आर्मी ऑलरेडी आपको पता है मॉडर्न है और ज़्यादा डिसिप्लिन थी, और इन तीनों की आर्मी जो है नहीं टिक पाई, और वॉर ये भी जल्दी खत्म हो गया। और ही फ्लड टू, मीर कासिम फ्लड टू अवध, अवध में ये चला गया। फिर इसके बाद ये हुआ था आपको 1764 में, इट वॉज फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो था बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों, ये स्टैब्लिश करेगा क्या, ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ, ड्यूअल गवर्नमेंट क्या, ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्यूअल गवर्नमेंट बनेगा कहाँ पे, बंगाल में। तो ये जो ट्रीटी है इनको देख लेते क्या हुआ था। इसके जो ड्यूअल गवर्नमेंट किसने, ट्रीटी हेक्टर मुनरो ने लीड किया था वॉर में, उसमें ट्रीटी किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में भी,
कि बहुत इंपॉर्टेंट वो था उस समय। तो रॉबर्ट क्लाइव ने और किसके साथ, नवाब निजामुद्दौला, निजामुद्दौला निजामुद्दौला और शाह आलम टू। तो ये दो अलग अलग ट्रीटी हुई है। तो एक तो नवाब निजामुद्दौला जो था, निजामुद्दौला क्या था, ही वाज सन ऑफ मीर जाफर, मीर जाफर का बेटा। तो इसको एक पपेट वो बनाया, नवाब बनाया, कहाँ पे, बंगाल में। और इसके साथ जो ट्रीटी करी, तो उसमें इनकी ट्रीटी ये हुई थी कि ही विल रिड्यूस साइज ऑफ हिज आर्मी। तो मतलब आपको अपना जो आर्मी है उसको रिड्यूस करना है, तो आप कभी अपोज नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई वॉर नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तो पहला इन्होंने किया। और इन्होंने कहा कि एक डिप्टी सूबेदार जो होगा, सूबेदार आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, तो डेप्यूटी सूबेदार जो होगा विल बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। इनके कोर्ट में ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे वो, और वो तब तक नहीं चेंज किया जाएगा जब तक कि ब्रिटिशर्स उसको चेंज ना करे। तो मतलब कंट्रोल कर लिया किसको, उनके पावर को। तो एक तो ये ट्रीटी होगी फर्स्ट। और सेकंड ट्रीटी क्या हुई थी, सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला नहीं है, नवाब को बताया मैंने, नवाब निजामुद्दौला है। और शाह आलम टू के साथ जो हुई थी ट्रीटी, उसमें क्या था कि इसमें जो टेरिटरी, जो बंगाल रीजन था ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा एट दैट टाइम, तो इन तीनों रीजन की जो दीवानी राइट्स थी किसके पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास आ गई। तो एक इसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। क्यों बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ये प्लासी यहाँ पे हुआ था। तो ये जो रीजन है ना पूरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा का भी कुछ पार्ट था इसमें। इस रीजन में क्या हुआ था, जो ड्यूअल गवर्नमेंट लग गया इस पूरे रीजन में। कैसे, ये दीवानी राइट्स किसके पास है, दीवानी राइट्स मतलब आपको बताया था क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब मनी कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिशर्स, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कौन कर रहा है, इट वाज अंडर द निजाम। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो सारी उसकी कंट्रोल है आपकी निजाम की। तो पावर का यूज नहीं कर पाएगा किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो होगी नवाब की वहाँ के। और जो जो भी जो रेवेन्यू आ रहा है वो कौन ले रहा है, ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। मतलब इसको बोलते हैं, जो ये हुआ था, इट वाज मनी और रेवेन्यू विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पावर ऐसी है कि रेवेन्यू तो ले रहे हैं ईआईसी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये इससे क्या हो गया, स्ट्रांग होगी कौन, ईआईसी इंडिया में। ये ब्रिटिश सुप्रीमेसी हो गई थी बंगाल में। और बंगाल में जब ब्रिटिश सुप्रीमेसी हुई, तो और उस समय वो इकोनॉमिक पावर हाउस था बंगाल, आपको बताया, पहले डिस्कस किया हमने। तो वो क्या हो गया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन होगा, कंट्रोल होगा, वो बढ़ता जाएगा। और ब्रिटिश कंट्रोल के, बंगाल के आने के बाद से एक कंसोलिडेटेड पावर बन गई ब्रिटिश। आपको ये मद्रास का पता बता दिया था मैंने, मद्रास में भी वहाँ पे फोर्ट जॉर्ज में, जॉर्ज के थ्रू, और मद्रास में अलग अलग रीजन के थ्रू वहाँ पे वो कर रहे थे, जो कि साउथ इंडिया में था। और बॉम्बे तो इनके अंडर में था ही, तो बॉम्बे एक रीजन हो गया और बंगाल एक रीजन हो गया। तो ये तीनों जो रीजन आगे जाके एक इकोनॉमिक वो ब्रिटिश के सेंटर बनेंगे, सेंटर ऑफ कंट्रोल फॉर ब्रिटिशर्स। तो अभी तो ये ईआईसी के अंडर थे ये रीजन, तो आगे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में कैसे जाएंगे, और आगे इसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए, जैसे चार्टर एक्ट आएंगे, क्यों आए और क्या कैसे आए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक जो हमने जितना भी किया है, तो उसमें ये हमने देख लिया कि बंगाल में कैसे डेवलपमेंट हुई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम्स के लिए, तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप
आप ये जो इवेंट हुए हैं ना, जैसे कि इलाहाबाद ट्रीटी हुई है, किनके किनके बीच में हुई है, उसमें क्या क्या कंडीशन, जैसे ये ट्रीटी ना दो लोग दो 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 अलग अलग ट्रीटी हुई है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि किसके अंडर में कौन सी ट्रीटी हुई है, कि आप उसका कोर्ट का कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके कोर्ट को भी कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसमें, कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की क्रोनोलॉजी है, या फिर फाउंडर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के, वो आप एक बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो पेयर में आ सकता है कि वन वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, तो पेयर में वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और क्या हुआ था कि जो वॉर हुए हैं ना, वॉर या फिर उनके कंडीशंस क्या थे, मतलब वॉर के क्यों क्यों ये वॉर हुए, या फिर क्यों ब्रिटिश जो सक्सेस हुए, ये जो कंडीशंस हमने डिस्कस किए, वो भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो आपके जितने भी वो है ना क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी बन जाती है इन रीजन से, तो आप इसको ध्यान पे रख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको जैसे मैंने बताया, चार्टर एक्ट हम देखेंगे, और कैसे ब्रिटिश एक्सपेंशन होगा वो भी फर्दर वो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। थैंक यू।